दुष्ट सौतेली बहन। ये कहानी रामपुर में रहने वाले एक परिवार की है। परिवार में केवल पति पत्नी थे। पति विनोद और पत्नी सुरेखा। सुरेखा गर्भवती थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। एकदम से सुरेखा के पेट में दर्द होने लगा। विनोद फौरन अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। थोड़ी देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर बाहर आई और बोली, मुबारक हो विनोद जी, आपको बेटी हुई है। विनोद बहुत खुश होता है और नम आँखों से अपनी बेटी को अपने गोद में लेता है। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, बिल्कुल सुरेखा पर गई है। मेरी बच्ची, तुझे देखकर तेरा बाप बहुत खुश है। नर्स, मेरी पत्नी सुरेखा कैसी है? देखिए, आपकी पत्नी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने आपको अंदर बुलाया है। विनोद अंदर जाता है, जहाँ पर सुरेखा बहुत दर्द में थी। वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरा जाने का वक्त आ गया है। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सुख तो दिया, लेकिन इतनी उम्र नहीं दी कि ये माँ अपनी मासूम बच्ची को दूध तक पिला सके और अपनी ममता उस पर लुटा सके। वादा करो, आप मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखोगे, उसे खूब पढ़ाओगे लिखाओगे। हाँ सुरेखा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूँगा। मेरी एक और अंतिम इच्छा है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का नाम श्रद्धांजलि हो। दुनिया से जाते हुए सुरेखा के यही आखिरी लफ्ज थे। अपनी पत्नी की मौत पर विनोद फूट फूट कर रोता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अपनी बेटी की देखभाल के लिए और सुरेखा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो वैष्णवी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है और उससे कहता है, वैष्णवी, मैंने तुमसे शादी अपनी निजी जरूरतों के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है ताकि मेरी मासूम बच्ची को माँ का प्यार मिल सके। श्रद्धांजलि मेरी पत्नी सुरेखा की आखिरी निशानी है। सुरेखा चाहती थी कि मेरी श्रद्धांजलि खूब पढ़ाई लिखाई करे। अजी, आप चिंता मत कीजिए, सुरेखा दीदी का ये सपना जरूर पूरा होगा। श्रद्धांजलि आज से मेरी बेटी है। लाइए, बच्ची को मुझे दे दीजिए। वैष्णवी अपनी झूठी बातों से विनोद को यकीन दिला देती है कि वो एक बहुत अच्छी औरत है। लेकिन जैसे ही विनोद काम पर चला जाता है, वो नन्ही सी श्रद्धांजलि को जमीन पर लिटा देती है, जिसके कारण श्रद्धांजलि बहुत रोने लगती है। नन्ही सी बच्ची पर बिना तरस खाए वैष्णवी बहुत अत्याचार करती थी। श्रद्धांजलि रोती रह जाती थी, लेकिन वैष्णवी उसको दूध नहीं देती थी। एक दिन वैष्णवी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वो भी एक बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी के जन्म के बाद वैष्णवी के मन में श्रद्धांजलि के लिए और भी ज्यादा सौतेलापन आ जाता है और वक्त के साथ 5 साल बीत जाते हैं। सुनिए विनोद जी, अब हमारी बेटी 5 साल की हो गई है, उसके स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। हाँ वैष्णवी, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही श्रद्धांजलि और आरती दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। अगले दिन विनोद अपनी दोनों बेटियों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता है। उसके बाद से श्रद्धांजलि और आरती स्कूल जाने लगती हैं। श्रद्धांजलि को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो क्लास के सारे टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लेकर आती थी। और वहीं दूसरी तरफ आरती का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर टेस्ट में उसको 0 मार्क्स मिलते थे, इसलिए उसे स्कूल में टीचर से बहुत डांट पड़ती थी। पता नहीं मेरी सौतीली बहन हर बार टेस्ट में मुझसे ज्यादा नंबर कैसे लेकर आ जाती है। इसके पढ़ाकू होने की वजह से हर बार इसको टीचर से शाबाशी मिलती है और मुझे डांट पड़ती है। इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद टीचर सभी बच्चों को होमवर्क दे देती है। छुट्टी होने पर आरती और श्रद्धांजलि घर आ जाती हैं। दोनों को घर आता देख वैष्णवी कहती है, अरे मेरी आरती बिटिया, स्कूल से घर आ गई तुम। क्या खाना है तुम्हें, मोमोज या पिज्जा या फिर कुछ और? मम्मी, मुझे मोमोज खाना है। मोमोज का नाम सुनकर श्रद्धांजलि अपनी माँ को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है और कहती है, माँ, मुझे भी मोमोज खाना है। श्रद्धांजलि की मोमोज खाने की ख्वाहिश सुनकर उसकी सौतीली बहन आरती उसकी चोटी खींचते हुए कहती है, खबरदार जो आज के बाद मेरी माँ को अपनी माँ कहा तो ये तेरी माँ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। अपनी माँ को तो तू पैदा होते ही खा गई। श्रद्धांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, माँ, आरती झूठ कह रही है ना, क्योंकि मेरी माँ तो आप हो। तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। तू जिम्मेदार है अपनी माँ की मौत की। मैं तेरी कोई सगी माँ नहीं हूँ।
इस बात का श्रद्धांजलि के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। रात को जब विनोद घर आता है तो अपनी बेटी के कमरे में आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? पिताजी, मेरी माँ कौन थी और वो कैसे मरी? अपनी माँ के बारे में श्रद्धांजलि को पूछता हुआ देखकर विनोद समझ जाता है कि वैष्णवी द्वारा उसको सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो सुरेखा के बारे में श्रद्धांजलि को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद श्रद्धांजलि आंसू पोंछकर कहती है, पिताजी, अब मैं खूब पढ़ूंगी और अपनी माँ के सपने को पूरा करूंगी। उस रात श्रद्धांजलि टेबल पर अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। होमवर्क करते करते वो सो गई। तभी वहाँ पर आरती आई और उसने श्रद्धांजलि के होमवर्क पर इंक गिरा दी। बेचारी मेरी बहन, कितनी मेहनत से उसने होमवर्क किया था और मैंने उसका सारा होमवर्क खराब कर दिया। श्रद्धांजलि की सुबह जब आँख खुलती है तो अपने होमवर्क पर स्याही बिखरी हुई देखकर वो बहुत रोती है। श्रद्धांजलि को पता था ये सब आरती ने किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना होमवर्क दोबारा कर लेती है। इसी तरह एक दिन जब श्रद्धांजलि किताब पढ़ रही थी तो आरती ने आकर उसकी किताब छीन ली। तुमने मेरी किताब क्यों छीन ली? मुझे मेरी किताब वापस करो, मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं दे रही मैं तुझे तेरी किताब। बता क्या कर लेगी? मुझे तेरे साथ खेलना है, इसलिए मेरे साथ बाहर चलकर खेल, वरना मैं तेरी किताब फाड़ दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। उसके बाद श्रद्धांजलि घर से बाहर जाकर आरती के साथ खेलने लगती है। तभी बाहर बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण कीचड़ हो जाता है। आरती श्रद्धांजलि को कीचड़ में धक्का दे देती है। आरती, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे कीचड़ में गिरा दिया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो? तुम बहुत बुरी हो। मनहूस कहीं की, मुझसे जुबान लड़ाती है। तू रुक, अभी बताती हूँ तुझे। आरती श्रद्धांजलि का स्कूल का बस्ता और उसकी कॉपी किताब सब कीचड़ में लाकर फेंक देती है, जिस वजह से बारिश के कारण श्रद्धांजलि की सारी कॉपी किताब फट जाती है। ऊपर से उस दिन वैष्णवी और आरती मिलकर बेचारी को बहुत मारते हैं और साथ ही श्रद्धांजलि से आगे पढ़ाई करने का हक भी छीन लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरती बिंदास होकर स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म करती है। देखते ही देखते दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती हैं। विनोद अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढता है। दोनों लड़के भाई थे। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन आरती अपनी सौतेली बहन श्रद्धांजलि की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। ये श्रद्धांजलि की बच्ची तो मेरी जिंदगी में बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक गई है। मायके के साथ साथ अब ससुराल भी एक होगा। नहीं, मुझे इस शादी को रोकना होगा। तभी वहाँ पर वैष्णवी आ जाती है और कहती है, अरे आरती बिटिया, जल्दी से तैयार हो जा, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। जलन के मारे आरती श्रद्धांजलि की हल्दी में काला रंग मिला देती है और उसकी मेहंदी में हाथ जलाने वाला केमिकल डाल देती है। जब सभी हल्दी की रस्म के लिए श्रद्धांजलि को हल्दी लगाने लगते हैं तो हल्दी का रंग काला देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये हल्दी काली कैसे हो गई? अरे माँ, ये तो अपशगुन है। तभी वहाँ मौजूद विनोद कहता है, ये अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, जरूर किसी ने हल्दी में गलती से काला रंग मिला दिया होगा। ये बोलकर विनोद बात को टाल देता है। जिसके बाद अच्छे से हल्दी की रस्म खत्म हो जाती है। अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है। जैसे ही श्रद्धांजलि के हाथ पर मेहंदी लगाया जाता है तो उसका हाथ जलने लगता है। आह माँ, मेरा हाथ बहुत ज्यादा जल रहा है। हाथों में हो रहे जलन के मारे श्रद्धांजलि की मेहंदी बिगड़ जाती है, जिसे देखकर आरती बहुत खुश होती है और कहती है, देखा पिताजी, एक और अपशगुन। लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि इस श्रद्धांजलि की शादी हो। विनोद आरती की इस बात को भी टाल देता है। शादी वाले दिन आरती बहुत महंगा लहंगा पहनकर मेकअप करवाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धांजलि अपनी माँ सुरेखा की शादी का लहंगा पहनती है। ओह गॉड, मेरी सौतेली बहन, तूने अपनी शादी वाले दिन ही ओल्ड फैशन सस्ता सा लहंगा पहन रखा है और ऊपर से ये सर पर घूंघट। हाउ चीप। आरती, ये लहंगा मेरे लिए बहुत बेशकीमती है क्योंकि ये मेरी माँ का लहंगा है।
और मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद भी है। इतने में बारात आ जाती है। आरती बिल्कुल मॉडर्न दुल्हन की तरह डांस करते हुए एंट्री लेती है। तभी लोगों के सामने टाइट फिटिंग होने के कारण आरती का ब्लाउज फट जाता है, जिस कारण सभी उस पर हंसने लगते हैं। उस वक्त श्रद्धांजलि अपना दुपट्टा लेकर आती है और अपनी बहन को ढक देती है और उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अपना लहंगा पहनने को देती है। ये सब देखकर आरती के मन में श्रद्धांजलि के लिए प्यार जाग जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ, उसके बावजूद तेरे मन में मेरे लिए बिल्कुल नफरत नहीं है। आई लव यू सो मच। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तेरी जैसी बहन मिली। वो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आरती श्रद्धांजलि का लहंगा पहन लेती है और श्रद्धांजलि एक साधारण सी साड़ी पहन लेती है। ये सारी चीजें कमरे के बाहर खड़े होकर दोनों के होने वाले पति भी देख रहे थे। उनके मन में आरती और श्रद्धांजलि के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। उसके बाद दोनों बहनों की धूमधाम से शादी होती है और दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। श्रुति नाम की लड़की कुंजपुर गांव में अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन और अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मोहनलाल ने अपनी बेटी श्रुति के लिए ही मंजू नाम की औरत से दूसरी शादी की थी, ताकि वो उसकी बेटी का अच्छे से लालन पालन कर सके। परंतु मंजू एक बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी औरत थी। वो वक्त के साथ मोहनलाल के दिमाग में श्रुति के लिए जहर घोलती रही। अब श्रुति को सौतेली माँ और अपने सगे पिता का भी अत्याचार सहना पड़ता है। इतना जुल्म सहते सहते एक दिन श्रुति बीमार पड़ जाती है। वो कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, आप प्लीज मत जाओ ना, मुझे छोड़कर रुक जाओ ना माँ। श्रुति नींद में ये सारी चीजें बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है। हे भगवान, फिर से वही सपना। आखिर उस अंधेरे में ऐसी कौन सी चीज चमक रही थी? मुझे बार बार एक ही सपना क्यों आता है? ऐसे ही सुबह हो जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंजू चिल्लाते हुए आती है। अरे ओ महारानी, जल्दी से ये बोरिया बिस्तर समेट और हमारे लिए नाश्ता बना। ठीक है माँ, मैं अभी बनाती हूँ। श्रुति बीमार हालत में उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार करती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है कि तू मुझे पिताजी कहकर मत बुलाया कर। तेरी बुद्धि में ये बात बैठती क्यों नहीं है? माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर श्रुति किचन में काम करने चली जाती है। तभी उनके घर में गांव का एक आदमी आता है और श्रुति के पिता मोहनलाल से कहता है, अरे जयराम जी की मोहन भाई, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ भाई, तू बता यहाँ कैसे आना हुआ? भाई, एक रिश्ता है मेरी नजर में श्रुति बिटिया के लिए। लड़के वाले को दान दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अब लड़का विधुर है तो जाहिर सी बात है उसकी थोड़ी एज भी होगी। लड़का यही कुछ 40-45 साल का है। ये सुनकर मोहनलाल थोड़ा संकोच में पड़ जाता है। तभी मंजू कहती है, अरे इसमें इतना क्या सोच विचार करना, लड़का लड़की से उम्र में बड़ा ही होता है। हमें ये रिश्ता मंजूर है भाई साहब। आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आए और इस मनहूस को यहाँ से लेकर जाए। इस तरह 18 साल की श्रुति की शादी उसकी उम्र से दुगने से ज्यादा इंसान के साथ तय हो जाती है। और इसी बीच कुछ दिनों के अंदर श्रुति की सौतेली बहन कंचन की भी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में तय हो जाती है। अरे मेरी सौतेली बहन, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तेरी बहन की भी शादी पक्की हो गई है। बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से राजकुमार की बीवी बनूंगी। सच बताऊं, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम है। ना तुम्हें कभी परिवार का प्यार मिला और ना तुम्हें पति का प्यार मिलेगा। किस्मत तो मेरी है, मुझे भरपूर परिवार वालों का प्यार भी मिला और अब अपने पति का भी मिलेगा। इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर श्रुति को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मंजू और मोहनलाल अपनी बेटी कंचन की शादी की खरीदारी में लग जाते हैं और उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा खरीदते हैं। कंचन वो लहंगा लेकर श्रुति को दिखाने आती है। ये देखो श्रुति, मेरी शादी का जोड़ा।
अरे वाह कंचन, तुम्हारी शादी का जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है। वो तो होगा ही, मेरा लहंगा लाखों का जो है। कंचन अपना लहंगा श्रुति को दिखा ही रही थी कि तभी वहाँ मंजू आ जाती है और कहती है, अरे कंचन, बावली हो गई है क्या? देख तो ये मनहूस कैसे ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ए सुन मनहूस लड़की, आज शाम से मेरी बेटी कंचन की शादी की रस्में शुरू हो रही है। अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना, और हाँ, अपनी शादी के जोड़े का जुगाड़ तो खुद से कर लेना। हमने तेरे लिए कोई शॉपिंग नहीं की है। चल कंचन। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसी बीच श्रुति सोचती है, अरे कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी है और मेरे पास तो अभी तक मेरी शादी का जोड़ा ही नहीं है। क्या करूं? एक काम करती हूं, माँ के संदूक में देखती हूं, उनका शादी का जोड़ा पहन लेती हूं। इतना सोचकर श्रुति जल्दी से अपनी माँ का संदूक खोलती है। उस संदूक में मैरून कलर का बहुत ही सुंदर सा उसकी माँ के शादी का जोड़ा रखा हुआ था, जिसे देखकर श्रुति बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये लहंगा कितना प्यारा है। माँ इस लहंगे में कितनी सुंदर लग रही होंगी। अभी माँ नहीं है तो क्या हुआ, माँ का लहंगा तो है ना। समझ लूंगी इस लहंगे के तौर पर माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मैं अपनी शादी वाले दिन इसी लहंगे को पहनूंगी। ऐसी ही कंचन की शादी हो जाती है और वो घर से विदा हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद श्रुति की शादी आ जाती है। श्रुति अपनी माँ के लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है और शीशे में देखते हुए अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, देखो माँ, आपकी बेटी आपकी शादी का जोड़ा पहनकर दुल्हन बन गई। बताओगी नहीं क्या, इस शादी के जोड़े में आपकी बेटी कैसी लग रही है? श्रुति की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसकी आंखों के सामने उसकी सौतेली माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव उभर पड़ता है और बरसों बाद श्रुति अपने बारे में कुछ सोचती है। ये बाजे और गाने की गूंज मुझे बार बार एहसास दिला रही है कि ये अपने मुझे दलदल में धकेल रहे हैं। अब और मैं अपनी जिंदगी न्यौछावर नहीं कर सकती, बस बहुत हुआ। श्रुति अपने बारे में कुछ सोचकर घर से भाग जाती है और अपने नए सफर की तरफ निकल पड़ती है। श्रुति भागते भागते रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचती है। सुनसान सड़क पर भागते हुए उसे कुछ खनकने की आवाज सुनाई देती है। अरे मेरे पीछे कोई आ रहा है क्या? ये खनकने की आवाज कहाँ से आ रही है? श्रुति पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के गिरे होते हैं और उसके लहंगे में से एक बहुत ही तेज चमकदार रोशनी निकल रही होती है। यह सब देखकर श्रुति चौंक जाती है। तभी चमकदार रोशनी में उसकी स्वर्गवासी माँ प्रकट होती है और वो श्रुति से कहती है, श्रुति बेटी, डरो मत, ये मेरा कमाल है। तुम्हें याद है, हमेशा तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें उस सपने के जरिए इसी जादुई लहंगे के बारे में बताया करती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। तुमने उस घर से भागकर बहुत ही सही फैसला लिया है मेरी बेटी। इस जादुई लहंगे के जरिए तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अलविदा बेटी। श्रुति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। वो सुबह होने पर सोने के सिक्के को बटोर कर सुनार के पास बेचकर गांव से शहर आ पहुँचती है और वहीं पर अपने लिए एक घर लेकर उस घर में रहने लगती है और उस जादुई लहंगे से अपनी जरूरतों की चीजें मांग कर अपना घर चलाने लगती है। हे मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे घर में राशन डलवाना है, उसके लिए क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? श्रुति के इतना बोलते ही लहंगे में तेज चमकदार रोशनी होती है और वहाँ पर ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। शुक्रिया जादुई लहंगे। श्रुति उन पैसों से घर में राशन पानी डलवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन श्रुति उस लहंगे से बोलती है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे उस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालकर जीना सिखाया। अब मैंने अपने लिए तुम्हारा बहुत इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। श्रुति के इतना कहते ही जादुई लहंगे में से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं, जिसे लेकर श्रुति लाचार लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे नदी किनारे दुल्हन के जोड़े में सजी एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर श्रुति उसके पास जाकर कहती है, अरे तुम इस तरह दुल्हन के लिबास में यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो?
रो नहीं तो क्या करूं? मुझे अब नहीं जीना, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे गरीब पिताजी ने पाई पाई जोड़कर उनकी मांग को पूरा किया, मगर अब वो लोग 1 लाख रुपए की रकम और बढ़ा दिए। अब तुम ही बताओ, एक झटके में मेरे गरीब पिताजी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अच्छा ये बात है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इसे तुम रखो और अपना घर बसाओ। वो लड़की श्रुति का शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। श्रुति बिना रुके लाचार गरीब लोगों की मदद करती रही। तभी एक दिन अर्जुन नाम का लड़का श्रुति के घर आया। उसे देखकर श्रुति बोली, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम इस शहर के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रही हो, तो मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया। तुमने कितनी लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से अपने लिए किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मैं आपसे शादी की बात करने के लिए आया हूँ श्रुति जी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? ये सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद ये उसके अच्छे कर्मों का फल था, जो आज उसके अंधियारे जीवन में अर्जुन जुगनू बनकर आया था। श्रुति फौरन शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर कुछ ही दिनों बाद अर्जुन बैंड बाजा बारात लेकर श्रुति के घर पहुंचता है और उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है और श्रुति अर्जुन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।